16 साल की उम्र में कैसे कोई कंपनी शुरू कर सकता है, कैसे सोच सकता है? कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज कि आपने रतन टाटा सर को पिच किया। रतन टाटा sir mentioned me, Arjun, I don't wanted to just invest, but I also wanted to mentor you personally. 3 रुपए में आपने सैनिटरी पैड लॉन्च किया है एंड 3 लाख फर्स्ट टाइम यूजर्स के पास पहुंचा। 26 मिलियन से ज़्यादा वुमेन्स एंड गर्ल्स हैव नॉट यूज सैनिटरी पैड्स फॉर द लाइफ। ये 16 साल की उम्र में आपने ये सब किया है। सब किया है। आज भी मुझे आप बोलेंगे रास्ते पे जाके घूमो, मेडिकल वालों से बात करना, आई विल मोर देन हैप्पी। अपने पॉडकास्ट भी शुरू करने पहले अगर आपने 10 लोगों को पूछा होगा, किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिए होंगे? पूछा ही नहीं, तो ही चालू हुआ। आज जाके इतने सब्सक्राइबर हुए। आप अगर पूछने जाते कि ये कैसे होगा, होगा नहीं होगा, तो आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि अच्छा होगा। इंडिया में इतना फोकस नहीं करते जितना हम बाहर करते हैं। हमारे ऐसे ऐसे जगह पे स्टोर है जहाँ पर कभी स्टोर हुआ ही नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं था। Arjun sir, welcome to the Deep Root Talks. Thank you first of all for having me here at the Deep Root Talks, and it's really nice that the positive change from your podcast what you're bringing to the society. अब एक कोशिश है, और जब आप जैसे पॉजिटिव लोग आते हैं तो और पॉजिटिव माहौल बन जाता है एंड द मीनिंगफुल कंटेंट रीचेस टू एवरीवन एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एपिसोड्स, क्योंकि जब शुरू किया था तब से ये था कि दैट आई वॉन्ट यू ऑन दिस शो एंड प्रॉब्ली आज का वो दिन है तो वो दिन याद रखा जाएगा कि 16 जुलाई याद रखेंगे इतिहास में कि 16 जुलाई 2025 को आप आए थे और हमारे शो को और 4 चांद लग गए। ऑफ कोर्स, एंड वो जाना ही जाना है और आगे तक शो, क्योंकि वो एक अपने अच्छे माइंडसेट से शुरू किया चीज़ है। तो आपकी जर्नी मैं पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैं देखता आ रहा हूँ एंड इट इज़ I would say कि inspiring is an understatement. You have एक कहते हैं कि spectacularly motivating कह सकते हैं, and you started a company at the age of 16 साल की उम्र में कैसे कोई कंपनी शुरू कर सकता है, कैसे सोच सकता है? ये fascinating है सबसे बड़ी चीज़। मुझे लगता है जेनरिक आधार की जब मैंने शुरुआत की थी मेरे 16 साल की उम्र में, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे एक बिजनेस शुरू करना है। वो जब एक नेचुरल प्रोसेस होता है तो मुझे लगता है $1 बिलियन $1 ट्रिलियन कंपनीज खड़ी होती है जब आपका इंटेंशन केवल पैसे कमाना नहीं होता, आपका इंटेंशन सोसाइटी को चेंज करना होता है। मुझे लगता है कि जब मैं जस्ट मेरा 10th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था एंड मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया था और वहाँ पर मैंने देखा था कि एक मेडिकल स्टोर में एक अंकल थे, बुजुर्ग अंकल थे, दादाजी थे। वो मेडिकल स्टोर ओनर से मांग रहे थे मेडिसिन और उनके पास में उतने पैसे नहीं थे दवा लेने के। मैंने वो दादाजी को एज अ क्यूरोसिटी पूछा कि कौन से मेडिसिन से। उन्होंने बोला कि उनके वाइफ को है कैंसर और उनका हर महीने का जो मेडिसिन का बिल आता है वो 15,000 से 18,000 रुपये का आता है, 15,000 to 18,000 रुपीज़ एवरी मंथ। तो दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज मुझे पता था कि इंडिया को हम लोग जेनरिक मेडिसिन का हब कहते हैं। वी एक्सपोर्ट 1/3 ऑफ जेनरिक मेडिसिन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देन टू हमारे देश में लोगों को मेडिसिन मिलने के लिए इतने स्ट्रगल्स हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। मैंने सोचा कि वो जो प्रॉब्लम था वो एक दादाजी का नहीं था, वो ऐसे करोड़ों दादाजी, ऐसे करोड़ों ओल्ड एज आंटियाँ होंगी जिनका ये प्रॉब्लम है। मैंने गूगल पे वो सेम नाम सर्च किया, मेडिसिन का मॉलिक्यूल नेम। जो मेडिसिन 15,000 रुपये का मेडिकल स्टोर पे बेचा जा रहा था वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था केवल और केवल 2,000-3,000 रुपये में। देर वॉज एन अराउंड 5 to 10x गैप इन टू द इंडस्ट्री एंड दिस वॉज नॉट एन हाइक वॉट वी एक्सपेक्ट इन द फार्मा इंडस्ट्री। तो मुझे लगा चेंज करना चाहिए। तब पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, 15,000 रुपये थे। मतलब मैंने तब सोचा कि कैसे करें, क्योंकि आज आप बड़ी कंपनीज खोलने जाएंगे, खुद के मेडिकल स्टोर डालने जाएंगे तो आपको 25-30 लाख रुपए एक स्टोर डालने के लिए आएगा। ये तो मिनिमम है। Especially in a city like मुंबई ले लीजिए आप, कहाँ, दिल्ली ले लीजिए, एनीवेयर नहीं था। और घर पे बोल नहीं सकता था क्योंकि जस्ट मेरा स्कूल ख़त्म हो गया था। तब मैंने सोचा कि ये एक मोटिव होना चाहिए। एंड आपने जैसे कहा कि क्यों आइडिया आया, तो मुझे लगता है जेनरिक आधार की शुरुआत ही वो एक प्रॉब्लम देख के हुई थी, ना कि एक बिजनेस करने के लिए। मुझे लगता है कोई भी बड़ा बिजनेस जब बनता है तब वो थॉट से बनता है एंड वो एक माइंडसेट से बनता है। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज कि आपने लेट रतन टाटा सर को पिच किया एंड ही सेड यस। सो वो कैसे माइंड में आया कि सर को ही पिच करना है? नहीं, मैंने रतन टाटा सर को, जो मेरा पहला TEDx का टॉक था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। दैट वॉज इन माई एज ऑफ 17
एंड वो आज भी TEDx के ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा व्यूड है ऑन द टॉप, जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड एंड हाउ अ 16 years old kid is changing the pharma industry for the betterment of common man। वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो रतन टाटा सर तक पहुंचा था वो वीडियो। और मुझे और हम सबको पता है कि रतन टाटा सर का जो एक हमेशा एक गोल है लाइफ का, उनको लोगों के लिए काम करना है, उनको हमारे सोसाइटी को चेंज करना है हेल्थ केयर में, उनका एक गोल था लाइफ टाइम का। मुझे लगता है जब उन्होंने वो मेरा वीडियो देखा, वो बातें सुनी, तब उनको वो एक मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट आया वो टॉपिक में, एंड उन्होंने पहले बार मुझे सामने से उनके ऑफिस से इनवाइट किया कि उनके साथ में मीटिंग के लिए। अच्छा, यू गॉट दैट इनवाइट? मुझे इनवाइट मिला क्योंकि आप सब 17-18 साल के बच्चे को आप सोच सकते हो कि आप एक रतन टाटा सर के पास में पिच करने जाएंगे जब आपके पास में बिजनेस नहीं है। मुझे लगता है तब हमारे केवल 20 से 25 स्टोर रहे होंगे, तो वो माइंड में थॉट भी नहीं आएगा, मेरे माइंड में थॉट भी नहीं था कि रतन टाटा सर के पास में मैं जाऊँ 20 स्टोर लेके। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, आप सोच के देखिए। तो तब मुझे लगता है वो एक गॉड ग्रेस है, एंड रतन टाटा सर का वो एक विश था लाइफ का। रतन सर को जब मैंने चीज़ बताई तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव हिम द एक्सप्लेनेशन अबाउट माई बिजनेस फॉर 15-20 minutes। एंड पिच वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, एक नॉर्मल कैजुअल टॉक था, हाउ आई एम चेंजिंग। तो मुझे तो 15 मिनट में, वो 15 मिनट की मीटिंग मेरी चली, पहली ही मीटिंग मेरी चली अराउंड 2 hours 30 minutes। And in first meeting, Ratan Tata sir mentioned me, Arjun, I don't want to just invest, but I also wanted to mentor you personally. So I believe that ये चीज़ से हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि he was in real gem of the country, because अब एक 17-18 साल के यंगस्टर के ऊपर आप एक विश्वास दिखा रहे हैं कि ये How was that feeling? I can't express that feeling now because मुझे लगता है उनसे वो ब्लेसिंग से मिलना तब के समय में बहुत बड़ी बात थी। इन्वेस्टमेंट मेंटरशिप वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन इज दैट टाइम, बिकॉज तब तो मैं मेडिकल टू मेडिकल जब कन्वर्ट करने जाता था, तब तो कभी कभी तो 2 व्हीलर से चला जाता, कभी चल के जाता था, मतलब वो डिफरेंट स्टेज था ऑल टुगेदर। तब आप रतन टाटा सर ने अगर आपको बोल दिया पीठ के ऊपर हाथ रख के कि यार बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, वो भी मुझे लगता था सबसे बढ़िया चीज़ होता मेरे लिए। बट उन्होंने उसके परे जाके देश के हित में मुझे लगता है इन्वेस्ट किया, और मुझे लगता है आज हम लोग 4000 से ज़्यादा स्टोर्स के माध्यम से 4000 से ज़्यादा, मैं जब 4000 कहता हूँ तो 4000 से आप देखिए आज गांव तक, मतलब आज उत्तर प्रदेश लीजिए, बिहार लीजिए, झारखंड लीजिए, उड़ीसा लीजिए, आप तमिलनाडु लीजिए, आज बड़े बड़े शहरों में नहीं बट छोटे छोटे गाँव में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर नीड ऑफ एन आवर है। आज मैं जहाँ जाता हूँ, आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि आज भी वो मिट्टी के रास्ते से जाता हूँ मैं। दैट इज़ अ रियल भारत व्हाट वी से। मैं मानता हूँ कि, और रतन टाटा सर का भी यही मानना था कि 40 किलोमीटर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद के बाद में रियल भारत चालू होता है, वहाँ पर हमको काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है आज वो माध्यम से वी आर वर्किंग टू मेक रतन टाटा सर ड्रीम कम ट्रू। जो रतन टाटा सर के साथ ये तो हम जानते हैं कि आपका रिलेशन बहुत गहरा था, और एक मैंने तो खुद देखा है आपको उनके साथ, तो वो एक बड़ा फैसिनेटिंग मोमेंट था। उनको देखना ही इतना फैसिनेटिंग है, एंड गेटिंग मेंटोरशिप एंड वैलिडेशन फ्रॉम सच अ लेजेंड। तो हाउ वाज ही एज अ पर्सनालिटी? हाउ वुड यू, लोग जानते हैं बट आपके साथ वो कैसा रिलेशन था, मतलब क्या मुझे लगता है रतन टाटा सर का सेकंड नेम वो काइंडनेस है, मुझे लगता है, क्योंकि रतन टाटा सर में जो एक काइंडनेस होने दीजिए, नहीं तो लोगों के प्रति डाउन टू अर्थ नेचर उनका जो था, मतलब वो आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मुझे लगता है मैं फर्स्ट टाइम उनके घर पे उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था फर्स्ट टाइम, और मैं उनके घर पे जब गया था तब मेरे इन्वेस्टमेंट के 2 महीने के बाद में फर्स्ट टाइम मैं घर पे गया, और उसके बाद में मतलब हमेशा उन्होंने घर पे ही बुलाया मुझे। तो फर्स्ट टाइम मैं जब घर पे गया तो उनका जो एक सिंप्लिसिटी का अंदाज़ आप ये चीज़ से लगा सकते हैं। छोटे सा किस्सा है वो, कि मैं उनके घर पे गया, मुझे लगा कि बहुत सारा सिक्योरिटी होगा, चीज़ें होंगी, सर्वेंट्स होंगे। आप सोचते हैं ना, जब रतन टाटा सर का नाम सोचते तो ये सब चीज़ें होगा। मैं बहुत डर गया था तब कि मैं अभी घर पे जा रहा हूँ रतन सर को मिलने, और जब मैं जा रहा था अंदर तब नॉर्मल मैंने डोरबेल बजाया और 1 सेकंड के अंदर दरवाज़ा ओपन किया, और वो दरवाज़ा ओपन करने वाले खुद रतन टाटा सर थे। तो आप इमेजिन करिए कि आज वर्ल्ड उनको मानता है, उन सिंप्लिसिटी को मानता है सब। तो मुझे लगता है ये चीज़ एक इंसान को महान बनाती है।
रतन टाटा सर की यही सिंप्लिसिटी मुझे लगता है वो महान है। और मुझे कहते हैं कि अर्जुन, आई वॉज देयर टू रिसीव यू बिकॉज आई नो आई हैव गिवन यू द टाइम फॉर 4:30। तो पंक्चुअलिटी, सिंप्लिसिटी, ये चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड वो चीज़ें हर संडे को वो अलग अलग चीज़ों में मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो आई कैन से दैट टू यू फॉर द सेम। मुझे एक इंसिडेंट याद है उस इवेंट से, जो प्रेसिडेंट होटल में था। वो जब रिबन कट किया था तो एक फ्लावर था उस पर, so he held that flower until somebody came to receive it, and I was just looking at what he was doing, and at the same time his words for you, मुझे क्योंकि वो याद है, जब when you have a personality like him in front of you, you don't forget things. So he had great faith, and everything he talked great about you on every aspect. और ऐसी नहीं कोई लेजेंड किसी को ऐसे ब्लेसिंग देता। तो व्हाट इज़ दैट थिंग विच यू मिस द मोस्ट अबाउट हिम? क्या वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मिस तो मैं कहूँगा कि एवरी संडे का, मतलब मुझे तो अभी भी वो चीज़ें याद है जब हम लोग टीटो के साथ में खेला करते थे संडे टू संडे। मुझे लगता है रतन टाटा सर ये बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि वो एक दो वर्ड्स नहीं, रतन टाटा वो मेरा लाइफ है। क्योंकि वो ऐसे इंसान थे, मतलब जिन्होंने एक 17 साल के लड़के के ऊपर भरोसा रख के उसको आज यहाँ तक लाया। उनके बारे में आज भी जब मैं रात को सोचता हूँ तो वो आंखों से पानी निकलते ही है, क्योंकि उन्होंने जो दिया मुझे लगता है, और जो उन्होंने किया मुझे लगता है वो हमारे एक परिवार के एक दादाजी जो कर सकते हैं उनके पोते के लिए, वो उन्होंने मेरे लिए किया। और हमेशा हर संडे टू संडे जब टीटो के साथ में खेलते थे तो वो बॉल डालते थे टीटो के लिए, मैं लाता था। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो एक कनेक्ट जो था ना उनके साथ में, वो दैट वाज ऑन डिफरेंट लेवल। आई कैंट एक्सप्लेन यू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बट उनकी सिंप्लिसिटी से, और मैं हमेशा जब उनको मिलता था वो चीज़ें सीखना उनसे। उन्होंने उनके लाइफ टाइम में 80 से ज़्यादा कंपनीज को लॉस से प्रॉफिटेबल बनाया। 80 से ज़्यादा? 80 से ज़्यादा। हम लोग जब एक कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं तो यू ऑल्सो नो देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ चैलेंजेस। When I am talking about 80+ companies, all the company more than $1 billion valuation. To make them from a loss to profit is on the next league. So he was that kind of person. So मुझे लगता है उनसे सीखना ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा जब सीखता था एक नया चीज़ सीखने को मिलता था। उनके हर एक वर्ड्स में कुछ तो मीनिंग होता था। तो वो मुझे लगता है दैट विद गॉड ग्रेस वो मुझे मौका मिला वो एक्सपीरियंस करने का। No, it's and we all can feel कि आप उनके विश्वास को इतना आगे लेके गए हैं। एंड 3 रुपये में आपने सैनिटरी पैड लॉन्च किया है विच हैज़ ऑलरेडी बिकम अ सेंसेशन, एंड 3 लाख फर्स्ट टाइम यूजर्स के पास पहुंचा। ये कैसे थॉट आया माइंड में? ये क्योंकि लोग सोचते ज़रूर हैं बट यू डू थिंग्स। आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन मल्टीपल थिंग्स के कुछ ऐसी चीज़ें आप ले आते हो जो लोग सोच ही रहे होते हैं और ले आते हो। ये कैसे थॉट आया? मुझे लगता है वुमेन हाइजीन ये हमारे देश में सबसे एक गंभीर विषय है। और जब हम लोग वुमेन हाइजीन की बात करते हैं तो मैं कहीं पर 3-4 महीने पहले पढ़ रहा था, और एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ मैंने पढ़ी कि आज भी हमारे देश में 26 मिलियन से ज़्यादा वुमेन्स एंड गर्ल्स हैव नॉट यूज सैनिटरी पैड्स फॉर द लाइफ। एक बार भी नहीं यूज़ किया? नहीं, एक बार भी यूज़ नहीं किया। तो तब मैंने सोचा कि हम लोग ऐसे लाखों महिलाओं तक पहुंचेंगे, वुमेन्स तक पहुंचेंगे जिन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू से फ्रॉम जेनरिक आधार वी हैव रीच्ड 3 लाख प्लस बेनिफिशियरीज हु वर द फर्स्ट टाइम यूज़र एंड द बेनिफिशियरीज फॉर सैनिटरी पैड्स। उनको अभी हम लोग ने वो प्रोडक्ट की आदत नहीं, तो हम लोग ने उनको वो बताया कि प्रोडक्ट को आपके लिए क्यों वो सेफ है। आज वी आर गोइंग इन टू द ट्राइबल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आज छोटे छोटे गाँव में मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, छोटे छोटे गाँव में बच्चों को पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है फर्स्ट है अवेयरनेस, उनको समझना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी डरते हैं। आज आप देवरिया लीजिए, कुशीनगर लीजिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में पूर्णिया लीजिए, मधुबनी लीजिए, अब छोटे छोटे गाँव में हमारी टीम काम कर रही है आज फार्मासिस्ट की। वैसे वैसे गाँव में जा रही है जहाँ पर लोग आज भी बात करने के लिए झिझकते हैं, वहाँ पर जाके आज हम लोग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे। तो आई थिंक इट इज़ नॉट जस्ट माई वर्क, इट इज़ द वर्क ऑफ एवरी इंडियन टू कम फॉरवर्ड फॉर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड टू मेक द थिंग्स हैपन ऑन ग्राउंड। तो आपका इन बिल्डिंग अप द बिजनेस, ऑब्वियसली द बिजनेस हैज़ टू ग्रो एंड सब चीज़ें जो डायनामिक्स रहते हैं,
वो क्या थॉट आपके माइंड में हमेशा रहता है वाइल बिल्डिंग अप जेनरिक आधार? वो क्या एक सोच हमेशा चलती रहती है? देखिए, मुझे लगता है बिजनेस तो आज सभी करते हैं। बिजनेस आज मतलब आज बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इंसान बिजनेस करता है। आपका मोटिव क्या है उसके पीछे? और मुझे लगता है मेरा मोटिव बहुत क्लियर है। मोटिव क्लियर का जब मैं बोलता हूँ मोटिव क्लियर है, तो मुझे लोगों तक जो उनकी नेसेसिटी है हेल्थ में, वो कम से कम दामों में मैं कैसे लाऊं। जहाँ से आज भी अगर आप देखेंगे 60% ऑफ इंडियन सिटीजन्स टुडे ऑल्सो कैनॉट बाय द नेसेसरी मेडिकेशन ड्यू टू द अननेसेसरी हाई प्राइस। यू योरसेल्फ आर द मैन्युफैक्चर। सो मुझे लगता है आपको मैन्युफैक्चरिंग में बेटर आइडिया है कि मेडिसिन जब बनता है, आज इफ generic Aadhar is buying a medicine from you as a manufacturer who is having a WHO GMP accreditation, आप मुझे बना के देंगे 10 रुपये में, बराबर। इफ एनी कंपनी कम्स टू यू, MNC कंपनी कम टू यू फॉर वाइट लेबलिंग द प्रोडक्ट, यू विल गिव देम ऑल्सो एट 10 रुपीज़, करेक्ट? बराबर ना? बट वॉट इज द थिंग, वेन दे सेल द सेम 10 रुपीज़ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, दे सेल फॉर अराउंड 1000 रुपीज़. I sell the same 10 rupees product at 100 rupees. That is a difference. While making for them or making for me, you won't change the raw material. आप रॉ मटेरियल नहीं बदलेंगे, आप सिर्फ पैकेजिंग बदलेंगे, करेक्ट ना? जी जी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनने का तो सेम प्राइस होता है, तो MRPs अलग होते हैं या सेलिंग प्राइस MRPs अलग होती है. अभी यू एज एन मैन्युफैक्चरर टेल मी दैट firstly if we are manufacturing a product for me or any MNC, raw material is same, machines are same, team is same, everything is same. आप उनको भी 10 रुपये में बेच रहे, मुझे भी 10 रुपये में बेच रहे. चेंज क्या हुआ? पैकेजिंग हुई. उससे तो एंड कस्टमर को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्वालिटी पे. वी डोंट हैव द मिडल मैन सप्लाई चेन, सो वी कैन गिव द कस्टमर डायरेक्ट बेनिफिट. सो मुझे लगता है ये मोटिव मेरा बहुत क्लियर है. तो जब ये आपने सोचा था, उस समय जेनेरिक किस सिचुएशन में थी इंडिया में, या जेनरिक मेडिसिन की, या जेनरिक मार्केट कितनी थी? आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड जेनरिक आधार 2019-2020, दैट वाज अ टाइम व्हेन जेनरिक मेडिसिन लोग बोलने के लिए डरते थे. बोलने के लिए डरते थे, मेडिकल स्टोर वाले मुझे खड़ा करने के लिए डरते थे. मुझे लगता है जब आई हैड एन इनिशियल आइडिया ऑफ जेनरिक आधार कि I have to reach out to the ground level. That time I believe that I have visited around 200-300 counters, medical stores, जहाँ पर जिन्होंने मुझे सीधा बोला यार नहीं आओ, कल नहीं आओ, परसों आओ, मत आओ, नहीं करना है. ये 16 साल की उम्र में आपने ये सब किया है? सब किया है. आज भी मुझे आप बोलेंगे रास्ते पे जाके घूमो, मेडिकल वालों से बात करना, आई विल मोर देन हैप्पी. बिकॉज वो जब आप ग्राउंड देखते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है. तो मुझे लगता है आई हैव विजिटेड दैट थिंग. एक मेडिकल वाला, मेडिकल स्टोर के साथ में आई हैव शेयर अ क्वालिटी टाइम विद देम एट द काउंटर्स. एंड मुझे लगता है मेरे पहले 6 महीने की 8 महीने की जो जर्नी थी, वो दिन में यही काम था मेरा. रोज़ सुबह उठो और फील्ड पे निकल पड़ो, मेडिकल वालों को कन्विंस करो कि हमारे साथ में क्यों जुड़ो. तो आई बिलीव दैट ट्रेन्स यू अ लॉट, बी अ बेटर एंटरप्रेन्योर ऑल्सो. दैट इज द थिंग. जब भी आप जर्नी शुरू करते हैं तो अकेले होते हैं, फिर कारवां बनता है, फिर वो एक स्टोरी बनती है. तो जब आपने अकेले शुरू किया इसे, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी बहुत आए होंगे. तो स्टार्टिंग है कुछ चैलेंजेस वुड यू लाइक टू शेयर? बिकॉज आज हम जिसको सक्सेसफुल देखते हैं तो वो पहला स्टेप तो कभी ना कभी लिया होता है. तो वो पहले कुछ स्टेप्स के चैलेंजेस इफ यू वुड लव टू शेयर, सो दैट गिव्स अ मोटिवेशन फॉर एवरीवन कि स्टार्ट तो ऐसी होती है. नहीं, मुझे लगता है चैलेंजेस मेरे लिए तो बहुत रहे है मेरे लिए, बट चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं मेरे लिए. बट मेन ऑफ द चैलेंज वाज टू कन्विंस द पेरेंट्स, क्योंकि आप 16 साल के हो एंड आपको बिजनेस करना है, आपको एक आइडिया है, आपको पहले तो घर से कन्विंस करना है. अगर मम्मी पापा को ये कन्विंस नहीं कर पाए तो आप दुनिया को क्या कन्विंस करेंगे. तो मैंने क्या किया, मेरा जब स्टोर का इनॉग्रेशन हो गया, जब मेरा एग्रीमेंट साइन हुआ और दूसरा इनॉग्रेशन था, उसके पहले रात को मैंने घर पे बताया कि दिस इज़ द थिंग व्हाट आई एम डूइंग एंड टुमारो इज एन ओपनिंग ऑफ दैट स्टोर. मैंने वो दिखाया कि मैं करके दिखाया है मैंने, और ये कर रहा हूँ, और अगर ये सक्सेस हो गया, इसकी वजह से मेरी और लाखों लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा. क्या उनका था? नहीं, बहुत डाटा उन्होंने, बहुत डाटा कि ये सब क्या है, ये सब उम्र है क्या करने की, ज़िंदगी है अभी तो फोकस करो, मतलब. एंड दे आर राइट ऑन देयर पाथ.
बिकॉज मम्मी पापा आपका पूरा नहीं सोचते। हम लोग ने 16-17 साल की उम्र में ऐसे क्या ही किया होता है कि वो हमारे ऊपर विश्वास रखे, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता है कि तब मैंने कन्विंस किया, मेरा पहला स्टोर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सीनियर सिटीजन से आया, वहाँ पर मेडिसिन बहुत लोगों तक अच्छे दामों में पहुँची। 1 स्टोर से 2 स्टोर हुए, फिर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हुआ, फिर रतन टाटा सर ने अप्रिशिएट कर दिया, तो ऑफिशियल वैलिडेशन मिल गया उस चीज़ का। उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क से ज़्यादा मुझे लगता है कि बट आपको शुरुआत करना पड़ता है। वो वैलिडेशन मिलने के लिए भी, इफ़ यू डोंट स्टार्ट, अगर आप घर से निकले ही नहीं तो कोई आपको वैलिडेशन नहीं देगा। आज मेरे पास में असंख्य ऐसे लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं कि हमको बिजनेस शुरू करना है। मैं पहले पूछता हूँ, करने के लिए मत करो, क्या करना है, क्या चेंज लाना है उसके लिए करो। मुझे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि क्या इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करो। अभी मैंने उनको बोला, अगर मुझे मतलब वो इंडस्ट्री में आपको जो शुरू करना है, आपको पहले सोचना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताऊँ, आपको कौन सी इंडस्ट्री में करना है, व्हाट पैशन यू हैव, व्हाट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व, यू शुड डिसाइड। ठीक है, वी कैन पुश यू, जैसे रतन टाटा सर ने हैव गिवन मी अ पुश, बट इफ यू डोंट स्टार्ट यू वोंट बी एनीवेयर। करना खुद ही पड़ता है। और जो आपने बात बोली कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो जब हम स्टार्टअप्स की भी बात करते हैं और स्टार्टअप सक्सेसफुल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट ब्लिंकिट और ऑल दीज नेम्स और ओला और ऊबर, तो ये देव सॉल्व प्रॉब्लम्स। सिमिलरली जेनरिक आधार हैज सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो अब ये 7 साल की जर्नी जो आपकी अभी हुई है, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7 years आई वुड से। 5 years, but that's very fast actually, and it's again motivating because coming from the first store to 4,500, almost 4,500 stores in 5 years, that's humongous. And अब आज की डेट में आप जेनरिक मार्केट को कैसे देख रहे हो, और क्या अवेयरनेस बढ़ गई है अब लोगों में, और ट्रस्ट और अवेयरनेस दोनों की बात करना चाहूँगा मैं। मुझे लगता है फ्यूचर इंडिया में जेनरिक्स ही है। देखिए, जेनरिक क्या है आप मुझे बताइए, चलिए, यू ओनली टेल मी व्हाट आर जेनरिक्स। जेनरिक्स है वही कॉम्पोजिशन है, एंड यू मतलब यू आर नॉट पेइंग द वैल्यू ऑफ द ब्रांड, एंड आप सिर्फ मेडिसिन उसके कॉम्पोजिशन के लिए ले रहे हो। वन सिंपल थिंग, when we talk about generics, you as a manufacturer, when you take an order from any MNC company, आपको कोई भी MNC कंपनी ऑर्डर देती है और जेनरिक आधार ऑर्डर देता है, तो आपको ब्रांड के नाम पे देता है कि जेनरिक मॉलिक्यूल के नाम पे देता है। मॉलिक्यूल, यस, ठीक है। जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारे विदेश में, आउट ऑफ इंडिया में, हम लोग मॉलिक्यूल के नाम पे करते हैं कि ब्रांड के नाम पे करते हैं? मॉलिक्यूल। तो जेनरिक क्या है? मॉलिक्यूल ही है, जेनरिक नाम पे करते हैं ना। तो आप उसको ए नाम देंगे, मैं बी दूंगा, वो सी देगा, मैं 100 में बेचूंगा, आप 200 में बेचेंगे, 300 में। एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट व्हाट? जेनरिक। दिस इज गोइंग टू चेंज एंड वी स्टार्टेड इट, जस्ट 1% वी हैव गॉन एंड इट इज वे मोर टू गो। पर ये लोगों को अभी भी क्या होता है कि नहीं, हमें तो वही पर्टिकुलर ब्रांड ही चाहिए। तो वो क्या है, मतलब कई बार कुछ उन ब्रांड्स में कई बार कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा होता है कि उनमें क्वालिटी एश्योरेंस ज़्यादा रही हो। हालांकि मैं इसका आंसर जानता हूँ, बट एज अ होस्ट अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये अभी भी क्यों लोगों के माइंड में है कि हम ब्रांड लेंगे तभी ठीक होंगे, अगर हमने जेनरिक ले लिया तो शायद असर ना हो दवाई का। अभी पहली बात, अगर आप कह रहे हैं कि आपका इसका अवेयरनेस बढ़ा, तो आपके ऑर्डर हमारे से बढ़ेगी नहीं। तो अगर आप जेनरिक हमारे लिए ज़्यादा बना रहे हैं, मतलब लोगों को डिमांड, ट्रस्ट रोज बढ़ रहा है। इफ यू ओनली टेल फ्रॉम लास्ट 3 years यू आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर जेनरिक आधार, जेनरिक मेडिसिन, ठीक, you have saw an increase in the sales. Yes. If you are manufacturing more, people are consuming more generics. So automatically generic medicines का demand बढ़ रहा है मार्केट में, and it is a future. मुझे लगता है आपको अभी और दूसरी साइड चालू करने पड़ेगी जेनरिक मेडिसिन के लिए. So that is the thing. In fact, the great part is quality assurance वाला जो point है, and so I have personally learned the way your team works on quality assurance. We have learned so much that way कि how to increase the quality assurance, and you work like any MNC works. And वो सही बात है कि अगर पेशेंट को, अगर उसको जो 18,000 की दवाई अगर उसको 5,000 में मिल रही है, तो उसके तो 3 महीने की, 3.5 महीने की दवाई आ जाएगी उतने में। तो एट द एंड ऑफ द डे अब यही पॉइंट है, जैसे अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में बात की है कि हम वो भी जेनरिक्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो कब तक ऐसा होगा कि जेनरिक मार्केट विल सरपास द ब्रांडेड मार्केट इन इंडिया? ऐसा
कितने साल लगेंगे हम? आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि हमारे देश में 130 करोड़ लोगों तक जेनरिक मेडिसिन पहुंचनी चाहिए, इसके लिए जेनरिक आधार बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। मतलब रतन टाटा सर का वही विजन था जो मोदी जी का है। मुझे लगता है एक प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को ऐसा मिल रहा है जो 130 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहा है कि हर एक घर के अंदर बचत हो मेडिसिन के अंदर। मुझे लगता है ये दिन दूर नहीं है कि आज हमारे सरकार इसके लिए इतनी काम करे सकारात्मक तरीके से कि आज हर एक देश के हर एक सिटीज़ में जेनरिक मेडिसिन और जेनरिक आधार अवेलेबल होकर लोगों को मेडिसिन का फ़ायदा मिलेगा। कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे जो इस जर्नी में आपके साथ रहे हैं और कुछ इमोशनल भी रहे हों या कुछ ऐसा? इमोशनल्स तो मुझे लगता है डेली बेसिस पे तो इमोशंस हर एक स्टोर के माध्यम से बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स का पैसा बचता है। मुझे लगता है कि कोविड के टाइम जब रेमडेसिविर का आपने सबने हम लोग ने नाम सुना, रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, एनी पैरासीटामोल आप सभी ले लीजिए, रेमडेसिविर वगैरह जब 1-1, 1.5-2 लाख रुपए की ब्लैक मार्केटिंग में बेची जा रही थी, तो वी वर द फर्स्ट कंपनी टू गिव रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आपको तो पता है। आज मुझे वो परिवार जब मिलते हैं जिनको, ठीक है, जिनके उसमें पैसे होंगे खरीद भी सकते हैं, बट वहाँ पर तब तक अवेलेबल ही नहीं था रेमडेसिविर ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। हम लोग ने ऐसे असंख्य परिवार को दिए। मेरे लिए वो लाइफ में मोमेंट बहुत यादगार है कि आज भी वो जब परिवार मुझे मिलते हैं और हाथ पे सर पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा आपकी वजह से हमारे परिवार का XYZ इंसान बचा। मुझे लगता है 1000 नहीं, मैं कहूँगा कि एक भी इंसान अगर वो चीज़ की वजह से बचा होगा ना, मेरी ज़िंदगी सार्थक हो गई उसकी वजह से। और वो चीज़ के लिए काम करना चाहिए और आई बिलीव टू वर्क ऑन दैट लाइन्स एंड वो ही इंस्पिरेशन है। देखो आरती मैम, राजेश सर, सो वी आर लाइक फैमिली। मैं बोल सकता हूँ, फुल नहीं बोलता हूँ। तो मैम से भी खुल के बात होती है वो, एंड द काइंड ऑफ प्राइड आई सी इन देयर आइज फॉर यू एंड व्हाट यू हैव डन। तब भी जब मैं मिला था और आज भी जब देखता हूँ तो वो देख के, वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वो प्राइड रहती, वो प्राइड रहती कि दैट अ सन इज ब्रिंगिंग दैट चेंज इन दैट वर्ल्ड। अब जो इसके साथ ही मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब हम 16 साल के होते हैं हमें यही नहीं पता होता हमने कि नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना है या कॉमर्स लेना है। ये आइडिया, दिस इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एंड दैट्स वाई आप यंग एंटरप्रेन्योर भी 2021 में यू हैव बीन देयर। तो ये और अर्जुन देशपांडे क्यों नहीं बन सकते, या ऐसी सोच और इस उम्र के लोगों में क्यों नहीं आती, और किस वजह से है? क्योंकि वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, और अगर यू नो इफ देयर आर मोर पीपल हु थिंक लाइक यू, तो उससे अ कंट्री कैन ग्रो मच फास्ट और फर्दर। तो वो कैसे हो, कि कैसे हो सकता है कि ये सोच कैसे आए 16 और आज के 16 साल या 20 साल के लोगों में कि कुछ ऐसा किया जाए जो देश के लिए हो? ये क्या बदलाव आना पड़ेगा? एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए या किस में चाहिए ये? मुझे लगता है हमारे आसपास के लोगों से मोटिवेशन मिलना चाहिए। मतलब मोटिवेशन इन द टर्म, जब आप बहुत यंग होते हैं आपको एक डर होता है कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। आपको पहले ये कन्फ्यूजन से दूर होना पड़ेगा कि आपको ये सोचना नहीं है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट जो मैंने खुद ने मेरे जर्नी में शुरुआती दिनों में मेंटेन किया कि मैं कभी किसी को पूछने नहीं गया कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। सेल्फ डाउट नहीं रखा। मतलब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आप भी अगर अपने पॉडकास्ट भी शुरू करने पहले अगर आपने 10 लोगों को पूछा होगा, किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिए होंगे? पूछा ही नहीं तो ही चालू हुआ, आज जाके इतने सब्सक्राइबर हुए। आप अगर पूछने जाते कि ये कैसे होगा नहीं होगा, तो आप लोग कभी नहीं बोलेंगे कि अच्छा होगा। ट्रू। ठीक। तो मुझे लगता है 16 साल 17-18 साल के यंगस्टर्स ने ये चीज़ हमेशा रखनी चाहिए उनके मन में कि आप करिए, लोगों को दिखाइए करके, तब जाके लोग यकीन करेंगे। I think we need to be more of doers than of thinkers. Do for 100 people ना, do for 1000 people. No matter you do for lakhs or crore of people. Do for 100 people, first 100 consumer of your product service. 100 people can say that this product or service have brought a change in my life. Do for 1000, 1 lakh crores. So I believe that will change our Indian economy and the new ideas are always welcome. मतलब kind of India ये ऐसा चीज़ है ना, अगर आप सच में गाँव के लिए काम करेंगे, रूरल पार्ट के लिए काम करेंगे ना, आप you will definitely a $1 billion company. But it is the way what you should think in the right path.
जैसे हम आपने बात बोली कि इंडिया के अगर रूरल पार्ट्स में जाएंगे और इंडिया में ही फोकस अगर करें तो बहुत डाइवर्स है. वी आर मोर देन 140 करोड़. वेयर एज लॉट ऑफ क्या होता है कि हम बाहर काम करना चाहते हैं, पर जैसे आप हैं, एक मेरे फ्रेंड है, उनका एक ब्रांड आता है लाहौरी ज़ीरा, तो ही इज़ ऑल्सो डूइंग ग्रेट. तो उनका भी यही कहना है कि इंडिया पे पहले फोकस करें, इंडिया बहुत बड़ा है और इंडियन पॉपुलेशंस में हम करके जाएं. तो यू हैव अ सिमिलर माइंडसेट. ये हम इतना बाहर क्यों इतना फैसिनेट होते हैं दैट वी इग्नोर द अपॉर्चुनिटीज़ विद इन आवर कंट्री. तो ये क्या थॉट प्रोसेस है हम लोगों में कि हम कहीं वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन कल्चर और वेस्ट कल्चर बहुत ज़्यादा, कि हमें वहाँ पे अगर करेंगे तो सक्सेस मिलेगी, इंडिया में नहीं मिलेगी. तो ये क्या फोकस है कि हम इंडिया पे इतना फोकस नहीं करते जितना हम बाहर करते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, आपका इंटेंशन क्या है? इंटेंशन पैसे कमाना है कि आपका इंटेंशन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है? अगेन द सेम पॉइंट. अगर आपका इंटेंशन है पैसे कमाना, दैट पीपल विल गो अब्रॉड बिकॉज, एंड दैट इज नॉट रॉन्ग एज वेल. बट आई बिलीव दैट इंडिया में अगर 140 करोड़ व्हेन वी से पॉपुलेशन, इट्स 1/4 ऑफ एंटायर ग्लोब. आप अच्छे से यहाँ पर काम करो ना, क्या ही दिक्कत है? लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो. आज गांव में अब हमारे ऐसे ऐसे जगह पे स्टोर है जहाँ पर कभी स्टोर हुआ ही नहीं, मेडिकल स्टोर ही नहीं था. तब के टाइम समय वहाँ पर 70 साल के यंग ओल्ड एज दादाजी दादियों को बड़े सिटीज़ में जाना पड़ता था मेडिसिन लेने के लिए. कुशेश्वर आस्थान करके बिहार में गाँव है, छोटा सा विलेज है. नेट पे मुझे लगता है 1.5 साल पहले 2 साल पहले नेट पे भी, गूगल पे नहीं था वो, अभी आया होगा. तब के समय में वहाँ का पॉपुलेशन 15 से 20 हज़ार का पॉपुलेशन था. तब उनके नज़दीकी शहर में उनको सब लोगों को मेडिसिन बाय करने जाना पड़ता था. वहाँ के डॉक्टर ने हमारी फ्रेंचाइजी ली, वो गांव के. आज 15,000 लोगों के लिए वो ही मेडिकल स्टोर है. तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स, और ये मुझे लगता है ऐसे समझेंगे भी नहीं. आप जब घूमेंगे नहीं देश में घूमना बहुत ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता, मेरे मतलब 23 साल की उम्र में मैं जितना हमारे देश में घुमा हूँ, देश से ज़्यादा मैं कहूँगा गाँव में घुमा हूँ, इतना कोई 23 साल का लड़का नहीं घुमा होगा. दैट्स ट्रू. जैसे आपने बताया, नहीं पता होता हमें कि ऐसे भी कोई गांव. और यूरोप में जाते 15-20 हज़ार में तो पूरा टाउन हो जाता है. यहाँ तो हमारे गांव और कस्बों में इतने लोग होते हैं. और सही बात है कि उन लोगों तक अगर ऐसे दवाई इतने कम दामों में पहुँच रही है तो, एंड वहाँ पे इतनी आमदन भी नहीं होती, तो उन लोगों की तो लाइफ चेंजिंग है. इट इज़ अ बिग सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम. अब कमिंग बैक टू जेनेरिक मेडिसिन, अब हम जेनेरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड चलता रहता है, ये इंटरनेट पे भी चलता है, हर जगह होता है. एंड मैं एवरी वन इज़ डूइंग बिजनेस अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट्स के लिए भी होता है, सब कुछ होता है. ये कहा जाता है कि अगर जेनेरिक मेडिसिन तो चलो हैं, बट अगर रिसर्च के लिए यू नीड ब्रांडेड मेडिसिन. या इंडिया में रिसर्च इसलिए नहीं हो पाती कि यहाँ पे मार्जिन्स नहीं है, तो उसमें है. तो इज इट करेक्ट? अभी एज एन मैन्युफैक्चरर यू टेल मी, इन एंटायर फार्मा डिक्शनरी ब्रांडेड नाम है क्या? नहीं है क्या? नहीं. 2 ही नाम है, एक है पेटेंट, दूसरा है जेनरिक. एग्जैक्टली. ठीक. ब्रांडेड ये नाम लाया ये विदेशी कंपनियों ने. हमारे देश का पैसा विदेशों लेके जाने के लिए एमएनसी कंपनीज ने ब्रांड का नाम लाया, ब्रांडेड ये टर्म लाया. आप मुझे एक भी बुक पूरे फार्मा का निकाल के दिखाइए जहाँ पर ये ब्रांडेड वर्ड है. ब्रांडेड क्या? भी चलो मुझे बताइए, पैरासीटामॉल है, XYZ कंपनी का एक ब्रांड पैरासीटामॉल का एक शहर में ब्रांडेड है, उसको आप वहाँ पर क्या जेनरिक कहेंगे? और दूसरे शहर में जाएंगे, दूसरे मार्केटिंग कंपनीज, वो एमएनसी कंपनीज ने दूसरे शहर में दूसरे कंपनी में पैसा लगाया, वहाँ पर वो ब्रांड हो जाएगा जेनरिक और वो हो जाएगा ब्रांड. मतलब वही लॉजिक ही आज तक मुझे समझा नहीं है. इट्स जो डिफरेंस आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें जेनेरिक और पेटेंट के बीच में जानना इंपॉर्टेंट है कि जो पेटेंट होता है दैट इज एक्सक्लूसिव, एंड वो वाला चीज़ है. पूरे दुनिया में आजकल सिर्फ 10% पेटेंट है. जो हम लोग रेगुलर मेडिसिन खाते हैं उसमें तो मैं तो कहूँगा एक भी पेटेंट नहीं है आज के समय में. ठीक. सभी जेनरिक है. एंड ऑल द MNCs आर नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. आप समझ रहे हैं? यस. आज MNC कंपनीज भी वहां बाहर से आउटसोर्सिंग तो कर रही है, CDMOs वाइट लेबलिंग कर रहे हैं ना. आज कोई भी कंपनी का स्ट्रिप निकाल के आप टर्न करके देख लीजिए, छोटे से अक्षरों में MNC कंपनीज के पीछे बड़े अक्षरों में उनका मार्केटेड बाय
कंपनीज का नाम रहेगा छोटे अक्षरों में WHO GMP प्लांट इन सो एंड सो रीजन. That's true. हाँ. आप तो बनाते हैं. नहीं सीरियसली ना, आप तो बनाते हैं. तो मुझे लगता है ये एक सच में एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो चेंज होना चाहिए. और क्यों ना हो, आज हम लोग जब मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का डेटा हम लोग 5 साल पहले 1 GB डेटा हम लोग 1000 रुपये देते थे, आज अनलिमिटेड डेटा हम लोग 200 रुपये में यूज़ कर रहे हैं. एक रिवोल्यूशन है देश को आगे लेके जाने के लिए. तो मुझे लगता है फार्मा इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन की ज़रूरत थी जो जेनरिक आधार ने लाई. अभी अगले 5 साल में आप जेनरिक आधार को कहाँ पे देख रहे हैं? अभी साइको केयर की और 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जेनरिक आधार का फुल कैपेसिटी से. ठीक है. नहीं, बट 100% मैं प्रॉमिस टू यू on this podcast. Done. but so it's always मैं उस पॉइंट से नहीं कह रहा, क्योंकि अभी पॉडकास्ट में हम कैंडिडेट बात कर सकते हैं, तो इंटरव्यू में चल जाता है, पर पॉडकास्ट में हम कर सकते हैं. तो द गुड पार्ट इज जैसे इन माई बिजनेस एज वेल, क्योंकि 12-13 साल हो गए करते. द डे आई मेट, मैं अभी भी आई कैन नॉट फॉरगेट दैट. वो जब मैं मिला, जब शुरू हुआ, इट वॉज ऐसे इंट्रीग किया. मैं कहा यार ही इज जस्ट दिस एज एंड ही इज डिफाइंग ऑल ऑड्स. मतलब दुनिया के सारे लॉज, क्योंकि पहले थॉट प्रोसेस ये होते थे कि नहीं इतनी उम्र के बाद ही करो, इतनी उम्र में सीखो, ये चीज़ें करो, और उसके बाद ही होता है, आपको पहले पढ़ाई पूरी करनी है. You did everything which the world is not doing and you did it your own way, right? So पहले तो वहीं पे डिफाई हो गया. और तो जब when I started the business I was 25, तो तब भी कहते थे कि बहुत जल्दी है, पहले एक्सपीरियंस लो, तो मैं भी नहीं सुनता था. बट you did it in a different way and you actually are solving a problem. मुझे इनिशियली तो मुझे सिर्फ कंपनी चलानी थी, अपना एग्जिस्टेंशियल पे था. एंड वो बहुत साल बाद जाके समझ आया कि नहीं, यू नीड टू डू बिगर थिंग्स, के क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करो, लोगों तक अगर सस्ती दवाई है तो अच्छी क्वालिटी में जाए. तो अब इस पॉइंट पे मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बहुत कॉलेजेस में जाते हो, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, जहाँ पे आप इंटरेक्शन करते हो. कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो एक्चुअली में चेंज चाह रहे हैं? कितनी परसेंटेज और कितने लोग हैं जो कहते हैं चल यार कोई नहीं, चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं? कितने लोग आपको आपके एज ग्रुप में भी मिल रहे हैं? बिकॉज यू आर गिविंग लेक्चर्स टू पीपल हु आर मच ओल्डर देन योर एज एज वेल. और 16 साल की उम्र में आप 20 साल या 25 साल के लोगों को भी लेक्चर्स दे रहे थे, IIMs में भी और IITs में भी. तो कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ, कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं? या आपकी टॉक के बाद कितने लोगों में बदलाव आता है? मुझे लगता है कि देखिए, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन जो होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जहाँ पर जाता हूँ, ये सिर्फ ना 2-4 दिन की बात है. अभी अगर ये पॉडकास्ट भी जितने भी लोग देखेंगे, मुझे लगता है मोटिवेशन 4-5 दिन रहता है कि अभी हम भी करेंगे. मैं हमेशा जितने भी आज तक मैंने वो टॉक्स दिए हैं, जितने भी मैंने मुझे गेस्ट स्पीकर बुलाया गया है, मैं कभी वो हज़ारों लाखों लोगों के लिए नहीं गया. मैं वो एक ज़िंदगी में एक इंसान के लिए गया जो सच में वो करके ऐसे लाखों लोगों को रोज़गार दे सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है. मुझे लगता है वो मेरा थॉट बहुत क्लियर है. हमारे ये पॉडकास्ट के माध्यम से भी आपको इस पे हज़ारों लाखों व्यूज़ आए, बट उसमें से लाखों में से अगर सिर्फ एक भी इंसान की लाइफ इससे बदल गई, मुझको तो जिंदगी भर आपको याद रखेगा. सही बात है. सो आई बिलीव दैट टू वर्क फॉर दैट 1 पर्सन इन लाइफ, और जो करना मुझे योग्य लगता है. ये पिछले इतने साल में अपनी पर्सनालिटी में आपको क्या फ़र्क दिख रहा है, या क्या मेजर चेंज, क्या बड़ा चेंज क्या महसूस होता है? अगर इफ़ यू लुक बैक एंड सी योर सेल्फ व्हेन यू स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सिटिंग राइट नाउ टुडे, क्या थॉट आता है कि ये मेरे में बहुत बड़ा बदलाव आया है? अच्छा मैं ऐसे सोचता था, अच्छा अब तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ. तो वो क्या थॉट है या क्या ऐसा चेंज है, व्हाट यू सी इन योर सेल्फ? आप बेहतर बता सकते हैं. आई सी, मुझे लगता है खुद के, मतलब यू हैव सॉ दैट थिंग्स. हाँ जी, आप बेटर बताएंगे मुझे लगता है. आप में ठहराव और आ गया, बट यू आर मोर पैशनेट. सी वो एक आग है आप में कि करना है, और वो आग हमेशा ही बढ़ती ही दिखती है. बट अब ऐसा लगता है कि दैट यू बिकम मोर एम्पैथेटिक, मोर एंड मोर एम्पैथेटिक, प्रॉबली बिकॉज
यू हैव ट्रैवल्ड सो मच, यू हैव मेट सो मेनी पीपल, तो वो मुझे एक आप में एक चेंज दिख रहा है। प्लस एक और चेंज, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट 20 किलो इन 8-9 months. करेक्ट, हाँ। So that's again motivational. So थैंक यू। दैट इज मतलब नॉर्मल डाइट एंड वर्कआउट इज फोकसिंग ऑन, वो चल रहा है। एंड मुझे लगता है पर्सनैलिटी में आपको हमेशा बदलना चाहिए, मतलब स्कूल से लेके कॉलेज से लेके जब आप बड़े, मतलब वो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक वो चेंज, और जब आप लोगों को मिलते हैं, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। मतलब मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, एक छोटा सा इंसान मतलब कोई भी काम कर रहा हो वो एग्जाम्पल, और बड़ा से बड़ा इंसान, हर एक जन आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सिखा के जाएगा। तो मुझे लगता है वो आपको हर एक इंसान से वो चीज़ ग्रैब करनी बहुत ज़रूरी। वो जो मैंने देखा आज, मुझे अगर मैं आज कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं एक साधारण व्यक्ति से वैसे ही बात करता हूँ जो मैं अच्छे अच्छे बिलियनियर से करता हूँ। तो मुझे लगता है आपको कभी ना वो चेंज नहीं आना चाहिए आप में। आपका वो रतन सर से सीखना बहुत, मतलब वो रतन टाटा सर का वो एक बहुत अच्छा गुण उनमें था कि आप कोई भी हो, उनसे उनको मायने नहीं रखता है, उनको ये मायने रखता है आप करते क्या हो, सोच है, आपकी सोच क्या है, आपको क्या करना है। सो मुझे लगता है वो एक मुझे लगता है मेरे में वो चीज़ आ रही है एंड आनी चाहिए। मतलब वो 1% भी रतन टाटा सर के कुछ चीज़ें हम लोग अगर सीख भी ले तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इंटेंट इन एनीथिंग यू डू इन लाइफ? इंटेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? कितने आप क्या कहेंगे कि वाइल अगर कोई इंटेंट, देखिए मैक्सिमम लोगों का होता है कि जब बिजनेस शुरू कर रहे हैं कि पैसा कमाना है, थॉट मैक्सिमम लोगों का होता है कि हाँ इससे पैसा कमाएंगे अल्टीमेटली, बट क्या इंटेंट होनी चाहिए एक्चुअल में? आपने वो बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज द इंटेंट इन वॉट एवर यू डू, एंड वो उसका बेनिफिट क्या होता है वर्सेस व्हेन वी थिंक जस्ट अबाउट मनी लॉन्गर रन में? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि इंटेंट हमेशा इंटेंट क्लियर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंट अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपसे वैसी चीज़ें होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इंटेंट इज एवरीथिंग, पैसे तो मैं भी कमा रहा हूँ, सब पैसे कमा रहे हैं, वॉट इज द थिंग वॉट एंड वॉट वॉज द बिगेस्ट इंटेंट वॉट यू हैड वाइल स्टार्टिंग। आज आपको क्या लगता है कि जेनरिक मेडिसिन में बड़े बड़े कंपनीज ने काम नहीं किया होगा? आज बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, आपको तो पता होगा ये चीज़। बहुत लोगों ने करने की कोशिश की, ठीक, हो नहीं पाया, आए चले गए। क्यों चले गए? इसमें आप कभी सोचिए, क्योंकि उनका इंटेंट जो था वो पैसे कमाना था, चेंज लाना नहीं था। ठीक, आज जेनरिक आधार ने पिछले 4-5 साल में क्यों सक्सेस किया? बिकॉज ऑफ दी, मुझे लगता है भगवान ने वो काम के लिए मुझे भेजा है और वो मेरा जिम्मेदारी है, वो मुझे करना है, वो करना है। जब इतनी क्लैरिटी हो तो इतनी क्लैरिटी होना भी बहुत रेयर होता है। इट्स नॉट एवरीवन गेट्स दैट क्लैरिटी, क्योंकि कन्फ्यूजन रहते हैं लाइफ में ऐसे करने में, बट बड़े चेंजेस इसी से आते हैं, और बड़े चेंजेस से ही देश भी ग्रो करता है इन मल्टीपल वेज। अब मेडिसिन पहले कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान, फिर आया रोटी कपड़ा मकान और दवाई। अब दवाई हर घर में है और बहुत दवाइयाँ हैं। आफ्टर अ सर्टन एज 1 या 2 दवाइयाँ सबकी शुरू हो ही जाती हैं किसी ना किसी तरह से, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हो या डायबिटीज़ की हो। नहीं तो इन विमेन इफ़ वी से थायरॉक्सिन या लीवोथायरॉक्सिन इज सो कॉमन, मतलब थायराइड की प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन। फिर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आपसे इस पॉडकास्ट में बहुत इंपॉर्टेंटली बात करना चाहता हूँ कि नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड कैंसर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड कहा जाता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों के घर तक बिक जाते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं। इसमें जेनरिक आधार क्या सोचता है कि इसमें, और ये एक और है जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं खासकर उनमें एक थॉट आता है कि अगर आप, ये एक ऐसी लाइफ सेविंग है तो इसमें आप ब्रांडेड ही ले लो, कोई बात नहीं कि जेनेरिक में चांस ना लो, एक थॉट प्रोसेस आता है। तो
What is your take on that? Because people can save a lot of money, especially in this इस जानलेवा बीमारी में, और जिसमें इसमें बिकॉज नॉट ओनली द पेशेंट बट द एंटायर फैमिली सफरिंग इन दैट. मुझे पर्सनली मतलब जनरिक आधार की जब शुरुआत हुई थी वो कैंसर के मेडिसिन को लेके ही मुझे लगता है शुरुआत हुई थी. कैंसर ये बहुत एक गहरा टॉपिक जो मेरे बहुत करीब और मुझे जिस पे बहुत ज़्यादा काम करना है. मुझे लगता है कैंसर ये ऐसा चीज़ है, एक घर में जब किसी को कैंसर जैसी बीमारी होती है. रिसेंटली रतन टाटा सर का 28 दिसंबर का जब बर्थडे था लास्ट ईयर, जस्ट रतन टाटा सर हमारे बीच से ये हुए थे. उसके बाद में जब उनका फर्स्ट बर्थडे हुआ तब मैंने एक प्रण लिया कि 87th बर्थडे था उनका, 87th. मैंने 87 कैंसर पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ने मेडिसिन दिए. मैं वैसे जब कैंसर पेशेंट्स को मिल रहा था, बात कर रहा था, तब एक चीज़ मुझे समझ आई कि कैंसर जिनको होता है उनका महीने का बिल आप पकड़िए 1 से 1.5-2 लाख रुपए होता ही होता है जी. ठीक. एक नॉर्मल साधारण सा परिवार 2 लाख रुपए महीने के अरेंज नहीं कर पाता. ऐसे बहुत सारे लोगों ने हम लोग ने फ्री में दिया, बट वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है. फ्री में ठीक है मैं दूंगा मेरी इच्छा से, बट मैं आज इतने लोगों तक नहीं फ्री नहीं दे सकता. मुझे लगता है वो 1.5 लाख रुपए को अभी हम लोग को 15,000 20,000 लाना है, उसके ऊपर जनरिक आधार काम कर रहा है. और वो रतन टाटा सर का एक लाइफ का आखिरी सपना था कि कैंसर मेडिसिन्स आर समथिंग दैट वी शुड वर्क ऑन. एंड मुझे लगता है हम लोग वो काम कर रहे हैं. इट इज़ चैलेंजिंग बट वी हैव टू टेक एंड वी आर डूइंग दैट आई बिलीव. अभी इस समय इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल या स्टार्टअप महाकुंभ वाज अ बिग सक्सेस. एंड अभी कुछ देर पहले आई वाज एट लंडन टेक वीक. इट वाज गुड बट आई फेल्ट के महाकुंभ वाज मच बिगर. सो क्या लगता है कि इंडिया में जो स्टार्टअप कल्चर है किस स्टेज पे है, और इसमें बदलाव क्या चाहिए अभी इस समय स्टार्टअप को लेके, और ये अगले आने वाले 5 सालों में हम इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स कहाँ होंगे ग्लोबली? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मुझे लगता है पेशेंस स्टार्टअप्स में होना बहुत ज़रूरी है. पेशेंस, और दूसरी बात मुझे लगता है वैल्यूएशन के पीछे ना भाग के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भागना चाहिए. Because from my day one, Janrik Aadhar is in profitable venture. I think entrepreneurs should build and self-sustainable businesses. मैं जब self-sustainable कहता हूँ कि आपको इन्वेस्टर्स के पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक. You should be self-sustainable to grow your business. आज के समय में स्टार्टअप्स बहुत कुछ स्टार्टअप्स ऐसे दिक्कतों में बिकॉज बर्निंग इतना ज़्यादा हो जाता है. तो टिल आप इन्वेस्टमेंट रेस कब तक करेंगे जब फाउंडर के पास में लास्ट का 1% इक्विटी बचा है, उसके बाद में क्या? सो आई बिलीव ये चीज़ पे सोचना इंडियन स्टार्टअप्स में बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द की फैक्टर व्हाट वी एज एन इंडियन इकोनॉमी शुड सी. वैल्यूएशन होगा 2 साल होगा 3 साल होगा. आज बहुत सारे कंपनीज लास्ट राउंड उन्होंने $100 मिलियन के वैल्यूएशन पे रेस किया. नेक्स्ट राउंड 2 साल के बाद में 60 मिलियन पे करते हैं, 50 मिलियन पे करते हैं. सो मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा रेस करना ये गोल नहीं होना चाहिए. सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत बड़ा चीज़ है. व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, जैसे जो इंडियन स्टार्टअप्स होते हैं मैक्सिमम ये ग्लोबल नेम्स क्यों नहीं बन पाते? मतलब व्हाई आर मोस्ट ऑफ द अमेरिकन वंस आर बिकमिंग ग्लोबल? इंडिया वाला इंडिया से बाहर स्केल नहीं कर पाता. देखिए लास्ट 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के जो एक विजन था कि इंडियन स्टार्टअप्स को ग्लोबल बनाना, मुझे लगता है 5-10 सालों से ये प्रोसेस में है. अगर आप देखेंगे आज कंपनीज विदेशों में जा रहे हैं इंडियन, पर जो टेक्नोलॉजीज इंडिया में होने चाहिए थे वो भी डेवलप हो रहे हैं. नेक्स्ट डिकेड इज़ ऑफ इंडिया. आई बिलीव नेक्स्ट डिकेड इज़ ऑफ इंडिया बिकॉज वी हैव द टैलेंट. आप देखेंगे कि पिछले सालों में चाइना वॉज एन फर्स्ट नंबर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ यूथ. Youth population China में stood up number 1 across the globe. Now India is the number 1 population for youth. But what China did was that उन्होंने हर एक youth population को उन्होंने उनका productivity asset बनाया with an skill. मुझे लगता है आज हमारे इंडिया को ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हमारे youth को एक skill देना चाहिए. उनको लाइबिलिटी नहीं पर प्रोडक्टिविटी एक एसेट होना चाहिए देश का. मुझे लगता है जिस दिन ये हो जाएगा, और जो हो रहा है, मुझे लगता है हमको यूएस बनने से नहीं, हमको इंडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता.
सो आई बिलीव ऑन ये चीज़ होनी चाहिए एंड मुझे लगता है गवर्नमेंट आज कर रही है चीज़ों पे काम. आपको याद होगा मैंने आपसे एक बात बोली थी आज से 4 साल पहले कि आई वांट माय डॉटर टू टेक मेंटोरशिप फ्रॉम यू. सो शी इज़ 10. तो बाय द टाइम शी इज़ लाइक 13-14 आई नो दैट आई सेंड हर टू यू कि आप मेंटोरशिप दो. तो टाइमली मेंटोरशिप नहीं मिलती है. व्हाट डू यू फाइंड इज द आइडियल एज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप? आपके हिसाब से क्या लगता है, या कोई आइडियल एज होती भी है, या अगर अर्लीस्ट कोई करना चाह रहा है? मुझे लगता है कि आप 16 साल की उम्र में भी करो, आप 70 साल की उम्र में भी करो, आप वो चीज़ को कैसे कर रहे हो और आप क्या सॉल्व कर रहे हो, ये दोनों चीज़ मायने रखती है. देखिए मुझे वो तब आइडिया मिला मतलब प्रॉब्लम दिखा. मुझे लगता है 70 साल की उम्र में दिखता तभी मुझे लगता है वही काम में करता. वो मिलना, आप अगर सुबह उठे और निकले मार्केट में, यार कुछ तो प्रॉब्लम ढूंढता हूँ, वो प्रॉब्लम में मज़ा नहीं है. आपको सच में वो आपको फील होना चाहिए, हाँ बाबा ये सच में प्रॉब्लम ऑफ एन आवर है, दिस शुड बी चेंज, तब करिए. आप समझ रहे हैं? सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. किसी भी एज पे किया जा सकता है. एज इज जस्ट अ नंबर. मुझे लगता है वो एज कुछ भी हो, बट द हिट और द क्लिक व्हाट यू शुड गेट ऑन. And you're a clear example of that. It just can start. But it was lovely having you, and this has been not a very long one, a short one. आपके साथ I think शुरुआत हुई है, ये एक पॉडकास्ट की एक सीरीज की आपके साथ. अब अगली बार आपको हम मॉली बुलाएंगे, चंडीगढ़ बुलाएंगे. 100% मैं आऊँगा और बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि ऐसे और सब्सक्राइबर आपके बढ़े और अच्छा एक पॉजिटिव थॉट आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और वो लोगों की ज़िंदगी में एक वो चेंज, यूथ की ज़िंदगी में वो चेंज आपकी वजह से आए. सो आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट. So through this podcast, I find that most of the people who are looking to start an enterprise or looking to do anything which can bring a change, वो एक ट्रिगर मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच अर्जुन सर फॉर कमिंग ऑन द सुप्रीत सिंह शो. एंड कैसा लगा आपको शो पे आके? नहीं, बहुत अच्छा लगा एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड, टीम इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक द इंटेंट ऑफ योर पॉडकास्ट इज अमेजिंग. सो congrats for that as well. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure having you. Thank you.